कैसे हैं? आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है और मैं हूं दीपक चतुर्वेदी। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 10 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में जिसमें आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इसमें हम एरिया वेक्टर को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम मान लो एरिया की बात करते हैं, एरिया वेक्टर की। हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहां से आपकी गॉस थ्योरम स्टार्ट हो जाती है, तो गॉस लॉ से रिलेटेड सारी चीजें। मान लो फ्लक्स लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्लो। When a body moving in one direction, that is called one dimension motion। कोई भी बॉडी जब वन डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशन मोशन कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। यहां पर फ्लो का मीन्स क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसका फ्लो? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहां पर एक बात समझना मुझे। अब हमने कहा कि मान लो कि 2D सरफेस की आपसे बात की। 2D सरफेस कैसा होता है? ओपन सरफेस होता है। मान लो आपसे ये एक्स वाई एंड जेड में ये एल साइड का निकालना, तो हमको मालूम है एरिया क्या लिखोगे? एल स्क्वायर। लेकिन अगर एरिया वेक्टर कह दे तो इसमें डायरेक्शन चाहिए। एक्स वाई में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो बताओ किसके परपेंडिकुलर होगा? जेड एक्सिस के। एक्स वाई में कोई ऑब्जेक्ट है तो किसके परपेंडिकुलर होगा? किसके परपेंडिकुलर होगा? जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। मतलब और जेड का कंपोनेंट क्या? के कैप, एक्स का आई कैप, वाई का जे कैप और जेड का कंपोनेंट के कैप। मतलब एल स्क्वायर ये किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव के कैप और नेगेटिव के कैप। बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। तो उसका मतलब क्या है इसकी? बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। इसकी दोनों डायरेक्शन सही होगी। ठीक है, कंफर्म हुआ? इतनी बात कंफर्म है। इसकी दोनों डायरेक्शन करेक्ट होगी। अब सोचना ये है कि एक्स वाई में है तो एक्स वाई प्लेन आर परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। मतलब एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। ये प्लेन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब सेकंड मान लो कोई एग्जांपल दे सकता है। हम यहां पर क्या करें? ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है, ये एल है, ये बी है, ये एल है, ये बी है। रेक्टेंगल है, 2D सरफेस है। तो बताओ एरिया कैसे निकालोगे? एल इंटू बी। एरिया वेक्टर पूछेगा तो एक्स जेड में है। एक्स जेड में है तो किसके परपेंडिकुलर है? वाई के परपेंडिकुलर है। एक्स जेड में है तो किसके परपेंडिकुलर? वाई के परपेंडिकुलर। तो क्या लिखोगे? एल इंटू बी। वाई का एरिया यूनिट वेक्टर क्या? प्लस का जे कैप और माइनस का जे। ठीक, कंफर्म हुआ? ये हमारा 2D सरफेस। कैसा सरफेस है? ओपन सरफेस। बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। इनमें दोनों डायरेक्शन करेक्ट होती हैं। आप पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और नेगेटिव में भी ले सकते हैं। इतनी बात कंफर्म है? इतना नोट कर लें। फिर आया 3D सरफेस। ये 2D सरफेस की बात कर रहे थे। अब हम 3D सरफेस की बात करें। अगर हम 3D सरफेस की बात करते हैं तो 3D सरफेस क्या? क्लोज्ड सरफेस। 3D सरफेस क्या? कैसे होते हैं?
3D सरफेस, क्लोज सरफेस। मान लीजिए कि जैसे 2D सरफेस में एक बात रहेगी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी और का निकालते हैं एरिया, मान लीजिए कोई वायर है, ये x है, ये y है, ये z है, ये x है। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ है? वाई जेड प्लेन में। तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, x के। तो क्या लिख सकते हो? प्लस का आई कैप और माइनस का आई कैप। एक्स वाई में है तो किसके परपेंडिकुलर? जेड के। एक्स जेड के है तो वाई में, और वाई जेड में है तो एक्स के। 3D सरफेस क्या है? क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस की बात की, मान लो ये क्यूब का फॉर्म बनाया, हमने कहा ये इसका सैडेड एरिया, इसका एरिया वेक्टर हमने कहा सर 2 डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड आउटवर्ड, एक इनसाइड, एक आउटसाइड एक इनसाइड। लेकिन हमको लेना कौन सा है? एरिया वेक्टर इन 3D आउटवर्ड। हम कहा लेंगे? हमेशा आउटवर्ड। कहा लेंगे? हमेशा आउटवर्ड में लेंगे। इसका मतलब ये कंपोनेंट नहीं, इसका सैडेड एरिया का ये एरिया वेक्टर, इसका इस एरिया का एरिया वेक्टर हो जाएगा, इस सैडेड एरिया का क्या हो जाएगा? ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। ऐसे सिलेंड्रिकल की बात करते हैं, मान लो सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं, तो बताइए इस सैडेड एरिया का एरिया वेक्टर तो ये हो गया, इस सैडेड एरिया का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड हो जाएगा, यहां सैडेड एरिया का इस तरफ हो जाएगा, इसका ये आउटसाइड हो जाएगा। 3D सरफेस कैसा? क्लोज सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होगा? ऑलवेज हम कहा मानेंगे? आउटवर्ड मानेंगे। हमेशा कहा मानेंगे? आउटवर्ड मानेंगे। ठीक। फिर आया हमारा टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आखिर फ्लक्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस। क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। डेफिनेशन क्या बनी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनी बेटा? number of field line passing through perpendicular to plane surface। ठीक। अब हमने कहा कि मान लीजिए कि आपसे कि एरिया वेक्टर डिसाइड करना है। हमने कहा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। फॉर्मूले की बात करें तो फाई ई इक्वल क्या बेटा? ई डॉट ए, जिसको क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा के हिसाब से यूनिट निकाल सकते हो। ई क्या होता है? एफ अपॉन क्यू, तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। एक ई का फॉर्मूला और होता है, ई इक्वल वी अपॉन डी, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या बना? वोल्ट इंटू मीटर हो गया। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन फोर्स की mm(T-2), कूलाम QIT मतलब AT और मीटर स्क्वायर L2। तो क्या बना? ML3 T-3 A-1। क्या बन गई? ML3 T-3 A-1। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है। अब थोड़ी सी बात समझते हैं कि मान लो हमने एक चीज देखा कि यहां पर मान लीजिए कि एरिया था, कितना फ्लक्स? 2। अब इसी एरिया से हमने कितनी पास करा दी? 3। तो फ्लक्स कितना?
इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फील्ड लाइन आप बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या मिला? क्या मिला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली proportional to इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, मतलब हमने फील्ड बढ़ाई तो फ्लक्स भी बढ़ गया। तो फाई ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ई के। हमने इसका थोड़ी एरिया इंक्रीज करा दिया। अभी इस एरिया में 3 थी, हमने एरिया इंक्रीज कराया तो वहां से ज्यादा फील्ड लाइन पास करेंगे। अगर एरिया लार्ज हो जाएगा तो वहां से ज्यादा फील्ड लाइन पास करेंगे। अगर ज्यादा फील्ड लाइन पास करेंगे तो क्या सिचुएशन बना रहा है? कहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? ए के, और फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। मतलब फ्लक्स दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड लाइन पे और एरिया पे। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? फील्ड लाइन पे और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इतनी बात कंफर्म हुई? मेरी बात समझिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, कंफर्मिंग। पॉज करके नोट कर लें इसको। अब हम पूछें आपसे कि मान लीजिए कि फ्लक्स ई पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है, तो डायरेक्शन की बात करेगा। ये एक सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर है, और ये इसकी फील्ड लाइन मान लो ई है। कितने एंगल पे? थीटा। तो बताइए ई का कौन सा कंपोनेंट होगा? ये हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, परपेंडिकुलर ई साइन थीटा, और एंगल के साथ में जो कंपोनेंट जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ई कॉस थीटा। एंगल के साथ जो कंपोनेंट जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अब हमने कहा ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करेंगे कि ऐसे। सरफेस को क्रॉस करना है, उसको पार कर जाना है, ये तो टच करके निकल जाएगी। मतलब ये कंपोनेंट नहीं ले सकते। कौन सा कंपोनेंट? जो एरिया के साथ में, क्योंकि इसको सरफेस को क्रॉस करके निकलना है। अगर सरफेस को क्रॉस करके निकलना है तो फाई इक्वल क्या? ई ए कॉस थीटा। तो क्या लिखोगे? ई डॉट फाई ई की वैल्यू क्या हो गई? ई डॉट ए हो गई। कुछ पास बन गई। फाई ई की वैल्यू क्या हो गई? ई डॉट ए हो गई। सरफेस को, ये सरफेस में टच करके नहीं जाना, सरफेस को क्रॉस करना है, पार कर जाना है। तो सर ये सरफेस ये क्रॉस होता है, ये एरिया कंपोनेंट, तो ये ई कॉस थीटा, और ये टच करके निकलेगा तो बात कंफर्म है? इसको पॉज कर नोट कर लें। इसका मतलब है कि फाई ई किस पे डिपेंड था? एरिया पे। फाई ई एरिया पे तो डिपेंड था, लेकिन फाई ई फील्ड के किस कंपोनेंट पे डिपेंड था? ई कॉस थीटा पर डिपेंड था, ई कॉस थीटा पे। तो क्या मिल गया? फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। फाई ई की वैल्यू क्या हो गई? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, नोट कर ले, पॉज कर ले। अब हम कंडीशंस देखते हैं कैसी। कि मान लीजिए ये फील्ड लाइन है, ये इस एरिया का, ये इसका एरिया वेक्टर है।
थीटा एंगल, तो हम कंडीशंस की बात करते हैं। यहां पर थीटा लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कब 0 से बड़ा है या बराबर है और 90 डिग्री से छोटा है। तो फॉर्मूला फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। कॉस 0 रखोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस के बाद अगर कॉस 30 में जाओ तो कॉस 30 कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है। कॉस 60 में जाओ 1/2 हो जाता है। और 1/2 इसका मतलब है कि 0 पर थे तो cos 0 1 था, जब 30 पे आए तो √3/2 तो 0.86 समथिंग था। अगर हम 60 डिग्री पे आए तो 0.5 था। इसका मतलब है कि 90 पे जाके वैल्यू हमारी कैसी है, cos 90 0 होता है। 90 से पहले इसका मतलब है ये कुछ 0.02 03 ऐसे रहेगा, मतलब 0 नहीं है। इसका मतलब है इस सिचुएशन में जो फ्लक्स है वो क्या कैसा है, ग्रेटर देन 0। cos 0 1 कुछ वैल्यू घट रही है लेकिन पॉजिटिव है, किससे बड़ी है, 0 से। इसका मतलब है कि एक्यूट एंगल की बात कर रहा था। अगर एक्यूट की बात कर रहा था तो फ्लक्स पॉजिटिव, फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव। फाइज ग्रेटर देन 0, 0 से वैल्यू बड़ी है तो फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस का है। ठीक है। अगर हम सेकंड्स की बात करते हैं, मान लीजिए सेकंड फिगर में हम एरिया वेक्टर है, ये इसका एरिया और ये इसकी फील्ड है, ये एंगल थीटा है। तो बताओ थीटा 180 से कम है होगा, लेकिन किससे बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा या 90 के इक्वल होगा। अब सोचो फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा, कॉस 180 -1। ठीक है। अब cos 180 -1 हो गया तो मान लीजिए cos 120 -0.5। इसका मतलब है cos 90 0, मतलब 0 उससे वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। इसका मतलब फाई इज लेस देन 0। कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मान लो इस एरिया वेक्टर में ये फील्ड लाइन और ये इसका एरिया वेक्टर, ये फील्ड लाइन है और ये इसका एरिया वेक्टर है, सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर। फील्ड लाइन ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर सरफेस है इसकी, एरिया वेक्टर। इसका मतलब ई और ए के बीच में थीटा कैसा है, 0 है। तो थीटा 0 है तो फाई ई इक्वल ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मतलब ई इंटू ए हो जाएगी। ठीक है। और परपेंडिकुलर सरफेस की बात करता है, मान लो सरफेस को चेंज कर देता है। सरफेस को चेंज करने का मतलब ये एरिया दे दिया, ये इसका एरिया वेक्टर, ये एरिया इसका एरिया वेक्टर। ठीक। तो इसमें लाइन क्रॉस कर रहे हैं, अब ये क्रॉस कर रहा है, तो बताइए क्या, थीटा कितना 90, फाई इक्वल ई ए कॉस 90। कॉस 90 वैल्यू 0 तो फाई ई कितना हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सरफेस होना चाहिए। एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए वहां पर। ये तो फ्लक्स की डिफरेंट सिचुएशन हो गई, किस एंगल में कितनी वैल्यू होगी।
नोट कर ले बॉस। अब हम इसकी नेक्स्ट बात करें कि मान लो इसके आज कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो उस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल find flux of electric field A naught K cap through the area shown. Through the area shown. ऑप्शन है फर्स्ट A naught A स्क्वायर, बी में है √3 E naught A स्क्वायर बाई 2, सी में है E naught A स्क्वायर बाई 2 और डी पार्ट है 0। ये फिगर बना है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है और ये इसका एक्स एक्सेस है। और ये इसका साइडेड एरिया, साइड ए है, साइड ए है। तो सोचिए एक्स और वाई में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, जेड में है, क्या है E naught K। ठीक, 2D सरफेस आ गया। 2D सरफेस कैसा, ओपन सरफेस, कहां पे है, एक्स वाई में है, तो किसके परपेंडिकुलर होगा, जेड के परपेंडिकुलर। अब जेड के परपेंडिकुलर होगा तो इसका एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर। किस में जाएगा एरिया, एक्स और वाई में है तो किस में जाएगा, एरिया वेक्टर जेड में जाएगा। जेड का मीन्स के का, प्लस का और माइनस का। तो फाई ई इक्वल ई ए, ई डॉट ए, ई कितना है, ई नॉट के कैप डॉट क्या है, ए स्क्वायर के कैप। तो क्या आया, ई नॉट ए स्क्वायर के कैप डॉट। क्लास 11th में वेक्टर एनालिसिस पढ़ा होगा, उसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक, वेक्टर एनालिसिस क्लास 11th में है, उसको आप देख लीजिए जाकर। इसका मतलब है के डॉट के, तो ई नॉट ए स्क्वायर और के डॉट के की वैल्यू कितनी, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई नॉट ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ई नॉट ए स्क्वायर। एक्स वाई में था, 2D सरफेस है, ओपन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, मतलब जेड में जाएगा, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड में थी, ई नॉट के कैप, तो फाई ई इक्वल ई डॉट ए से सॉल्व नोट कर। फिर इसी का मान के थोड़ा सा अलग कर देना मेरे लिए सोचिए, तो हम क्या करेंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं। Consider an electric flux equal E naught x cap, where E naught is constant, where E naught is constant, the flux through the sided area, the flux through the sided
एरिया, ठीक, फिगर देखिए, ये इसका फिगर है, वाई जेड एक्स डिसाइडेड एरिया है, 0,0,0 और इसका पॉइंट है 0,a,0, ठीक है, यह 0,a,a और 0,0,, थोड़ा सा गैस करो, वाई जेड में है, एरिया वेक्टर कहां जाएगा, कहां जाएगा, एक्स में जाएगा, 2D सरफेस है, एक्स वाई जेड मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, एक्स वाई जेड ये डिस्टेंस कितनी है, ए, दोनों सेम है, तो एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर, कहां पे, एक्स की डायरेक्शन में, अगर एक्स की डायरेक्शन में आएगा तो एक्स का कंपोनेंट क्या, आई कैप, या आप सीधे एक्स कैप लिख लीजिए, ठीक, आर क्या लिख सकते हैं, आर करके ए स्क्वायर आई कैप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, इक्वल ई नॉट एक्स है, तो फाई इक्वल ई डॉट ए, ई कितना, ई नॉट एक्स कैप, ए कितना, ए स्क्वायर एक्स, तो कितना आ जाएगा आंसर, ई नॉट ए स्क्वायर एक्स कैप डॉट एक्स, आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई नॉट ए स्क्वायर, फाई ई की वैल्यू क्या हो गई, ई नॉट ए स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई नॉट ए स्क्वायर। कुछ बात कंफर्म है। ऐसे ही मान लीजिए कि एक अमेरिका और है, फिर देखिए in a certain region of surface exists a uniform field, exists a uniform field 2 into 10 की पावर 3 किलोवोल्ट पर मीटर और रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ डायमेंशन 10 into 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इन एक्स वाई प्लेन देन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ कॉइल, ये एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक, और ये किसमें है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है आपको, फाई ई इक्वल फॉर्मूला ई डॉट ई कितना है 2 into 10 की पावर 3, ठीक है, डॉट ए क्या है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट कर लो तो 10 की पावर -4, एक्स वाई में है, एक्स वाई में है, एक्स वाई में है, तो कहां चला जाएगा इसका एरिया वेक्टर, जेड में चला जाएगा, ठीक, 2D सरफेस है, 2D सरफेस कैसा, ओपन सरफेस है, तो क्या बना बेटा, इसका मतलब इसका कंपोनेंट क्या होगा, के कैप, तो 2 0 से 2 0 -2, यहाँ -2 बचा, तो 4 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर -2, यहाँ पर 10 की पावर -2, 2 पावर माइनस हो गई, -2 2 4, ठीक है, के कैप डॉट के कैप, तो आंसर क्या हो जाएगा 40
के कैप डॉट के कैप, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इंटू 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 40 वोल्ट इंटू, फ्लक्स क्या हो जाएगा 40 वोल्ट इंटू मीटर। कुछ बात कंफर्म। अब इसी में कि मान लो कि किसी चीज की डायमेंशन बदल देता है, जैसे डायमेंशन बदल दे का मीन्स क्या हुआ कि मान लो कि उसको एक 3 डायमेंशन फिगर दे दिया, 3 डायमेंशन फिगर में उसके पॉइंट्स पूछेगा कहां पे कितने पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी। तो उसके लिए हम देखते हैं, उसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने 2D सरफेस कहा तो 2D सरफेस हमारा कैसा था, ओपन सरफेस। 3D सरफेस हमारा कैसा था, क्लोज सरफेस था। ठीक है, ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। ये एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 to 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड विच इज सिचुएटेड इन द वाई जेड प्लेन। ये फिगर दिया था, वाई जेड प्लेन में एक स्क्वायर है, तो ये समझ गए होंगे आप वाई जेड प्लेन में स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मीन्स 2D सरफेस, 2D का मतलब ओपन सरफेस, और वाई जेड किसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस के, मतलब इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, एक्स में जाएगा। अब दो तरीके हैं, आप फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा से लगा दीजिए। ई कितना है 3 into 10 की पावर 3 आई है। ए क्या स्क्वायर का एरिया, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 10 into 10 100 और चेंज निकालो तो 10 की पावर -4। थीटा कितना, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री, सॉरी cos 0। तो सॉल्व करो, cos 0 की वैल्यू 1। ये भी कहां पे, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में तो किसका कंपोनेंट है, आई कैप का कंपोनेंट है। तो 10 की पावर -2 में ये हो गया, तो क्या 30 आई कैप डॉट आई कैप और cos 0 की वैल्यू 1। आई कैप डॉट आई कैप वेक्टर एनालिसिस में हमने पढ़ा था, आई डॉट आई 1 होता है, तो फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 न्यूटन पर कूलम इंटू। सेकेंड पार्ट वगैरह 60 डिग्री 60, तो ये ई, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि 60 पे 90 पे नहीं, 60 पे आ गया, तो 60 पे है, तो सॉल्व कर लीजिएगा, फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। ई क्या 3 into 3 आई कैप, ए क्या 100 into 10 की पावर -4 किसमें, आई कैप और cos 60, तो क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी 1 वेक्टर एनालिसिस के हिसाब से। तो यहाँ पर 10 की पावर -2 से ये 30 हो गया, आई कैप डॉट आई कैप, और cos 60 की वैल्यू, cos 60 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। 50 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। वाई जेड में था तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वाई जेड के परपेंडिकुलर, 2D ओपन सरफेस है, कहाँ होगी, एक्स में। कंफर्म हुआ, पॉज करके नोट कर लें। फिर आया एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एक्स या वाई में, और ये ठीक है, तो 1 2 3 4, ये वाला 5 फ्रंट वाला, उधर वाला 6। अब कह रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स
in the uniform electric field, what is the net flux? What is net flux? ठीक, नेट फ्लक्स किस यूनिफॉर्म फील्ड में है? अब थोड़ा सोचो, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा, ठीक, जेई पूछा गया था 2011 में, ठीक है। तो बताइए इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ये फील्ड यहां पे है, तो कॉस 180, थीटा कितना 180, तो फाई 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो ई ए कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो फाई 1 कितना आया माइनस ई ए, ठीक, फाई 1 कितना आया माइनस ई। जरा अगर हम बात करें 2 में, तो 2 के लिए बात करो, तो फाई 2 ये फील्ड है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा, ए आउटवर्ड, तो फाई 2 क्या बना ई ए कॉस थीटा, एक साथ है तो थीटा 0, तो फाई 2 कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया। तरफ फाई 3 देखो, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, ये फील्ड और ये एरिया वेक्टर, तो ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना 90, तो कॉस 90 कितना 0, तो फाई 3 कितना हो गया 0। ऐसे ही 4, ये एरिया वेक्टर और ये इसकी फील्ड, थीटा 90, तो फाई 4 कितना 0, ये बाहर वाला सरफेस, ये एरिया वेक्टर और ये फील्ड कितना, ये एरिया वेक्टर और ये फील्ड, तो फाई भी कितना हो जाएगा 0, 90 डिग्री, 6 पीछे वाला, तो एरिया वेक्टर बाहर जाएगा और ये फील्ड, ऐसे सरफेस है कि एरिया वेक्टर और ये फील्ड, तो फाई 6 भी कितना हो जाएगा 0। हमने कहा नेट फ्लक्स, तो फाई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 फाई 4 फाई 5 और फाई 6, तो फाई 1 कितना है माइनस ई ए, फाई 2 कितना है प्लस ई ए, बाकी सब क्या है 0 है, तो नेट फ्लक्स कितना है 0, नेट फ्लक्स कितना था उसमें 0 था। ये फर्स्ट एरिया वेक्टर बाहर, इधर फील्ड है, थीटा 180 कॉस 180 -1, 2 ये सरफेस एरिया वेक्टर बाहर, 3D सरफेस है, क्लोज है, इधर ई है, डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 फाई 2 हो गया। 3 में देखो ये एरिया वेक्टर बाहर, ये फील्ड परपेंडिकुलर 90 0 हो गया। फाई 4 में ये एरिया वेक्टर, ये फील्ड, ये 0 हो गया। ये 5 बाहर वाला और 6 पीछे वाला, ये जो बाहर वाला इसका ये एरिया वेक्टर, ये बाहर गया और ये फील्ड, तो थीटा 90 ये भी 0 हो गया। तो ऐसे ही, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसके बारे में समझाना। नेक्स्ट लेक्चर लेकर हम जल्दी ही गॉस लॉ का आएंगे। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।